गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के क्लास में आप सभी लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्लास 10th मैथ के अंतर्गत आप सभी लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि द्वारा हल के बारे में देखेंगे। तो आप लोग इससे पहले की क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि द्वारा निरूपण पढ़ चुके हैं। आज आपको हल देखना है, तो उससे पहले आपको ये थोड़ी चीज़ें और जानकारी लेनी है कि समीकरण का कोई समीकरण है तो उसके कितने हल हैं, उसके आलेख कैसे होंगे, संगत और असंगत के बारे में, संगत निकाय क्या होता है, संगत निकाय के बारे में संक्षेप में पहले से पढ़े थे। तो आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो रैखिक समीकरण उनका आलेखीय विधि द्वारा हल। इससे पहले आप सभी लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो जैसे अब आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं, तो ये देखना है आपको इस क्लास में कि किस समीकरण का केवल एक ही हल है, किस समीकरण युग्म का केवल एक ही हल है, किस समीकरण युग्म का केवल एक ही हल है, और उसके जो समीकरण के आलेख होंगे वो किस प्रकार के होंगे। दूसरे नंबर पर यह देखना है किस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक, तो कोई हल नहीं है और उसके आलेख किस प्रकार से होंगे, और किस समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, उसके आलेख किस प्रकार से होंगे। तो कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसके हल के बारे में अगर चर्चा की जाए, विचार किया जाए, तो तीन प्रकार की व्यवस्था मिल सकती है। एक ऐसा होगा कि उस समीकरण निकाय का केवल एक ही हल है, और एक ऐसा हो सकता है कि उस समीकरण निकाय के कोई भी हल ना हो, और एक ऐसा भी हो सकता है कि उस समीकरण निकाय के अनंत रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनंत हल हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि दो समीकरण युग्म या रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। रैखिक समीकरण युग्म निम्न प्रकार हैं, या निम्न है लिख लो बेटा, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे एक समीकरण युग्म आपने माना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। ये मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण हो गया, और ये मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म है, जिसमें a1 जो है x का गुणांक है, b1 है y का गुणांक, और c1 है अचर पद। ऐसे a2 है समीकरण सेकंड में x का गुणांक, b2 है समीकरण सेकंड का y का गुणांक, c2 जो है समीकरण सेकंड का अचर पद है। अब अगर इनके गुणांकों की बात की जाए, केवल गुणांकों के अनुपात को देख करके ही हम बता सकते हैं कि इस समीकरण का केवल एक ही हल है, किस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, किस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में देखिए बेटा, पहला, अब देखो a1 अपान a2 मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड के x का गुणांक, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 में तीन प्रकार के रिलेशन आपको मिल सकते हैं। अब इसमें केवल तीन ही व्यवस्था हो सकती है, तीन के अलावा नहीं हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू हो b1 अपान b2,
ठीक है, इज इक्वल टू ना हो b1 अपान b2। दूसरा हो सकता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल हो, बराबर हो, और इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक, यही तीन कंडीशन आपको मिल सकते हैं। तो तीनों कंडीशन पे अलग अलग प्रतिबंध होंगे। मतलब इनके अगर देखा जाए तो a1 अपान a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 बटे तो c1 बटे c2 नहीं हो सकता, या फिर तीनों बराबर हो सकते हैं, तीन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए अब पहले कंडीशन में अगर हम आते हैं तो देखिए, अगर यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो क्या होगा ये देखना है। अगर किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो आपको देखना उस समीकरण का हल क्या होगा। तो अब देखिए, उस समीकरण जो होंगे उसका केवल एक ही हल होगा। तो समीकरण युग्म का केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा। मतलब अगर किसी समीकरण युग्म में a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू बराबर लगा के लिख के काट दिया गया है, तो इसका मतलब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो उस समीकरण निकाय का केवल एक ही हल होगा। और जिसका केवल एक ही हल होता है उसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। अर्थात समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, चाहे केवल एक ही हल को हो चाहे अद्वितीय हल को हो। अंग्रेजी में यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब उस समीकरण निकाय का यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अर्थात समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। मतलब उसका हल अद्वितीय होगा, एक के अलावा अधिक हल नहीं हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा बेटा, यदि किसी समीकरण युग्म में a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो उस समीकरण निकाय का केवल एक ही हल होगा, एक से अधिक हल नहीं हो सकते हैं। अब इनके आलेख की बात की जाए कि इनका आलेख किस प्रकार से होगा। इनका ग्राफ जो समीकरण युग्म के केवल एक ही हल होते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। इनके आलेख जो होते हैं वो प्रतिच्छेदी होते हैं। मतलब आलेख केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। अगर कोई दो रेखा केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम प्रतिच्छेदी युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और इनके आलेख प्रतिच्छेदी होते हैं। ठीक, और इनका आलेख देख लीजिए किस प्रकार से बनेगा। जैसे ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका x एक्सिस है, एक्सिस, और ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका x डैश हो गया और ये होगा y डैश। तो इनके आलेख कुछ इस प्रकार से होंगे कि दोनों आलेख केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। जैसे एक का मान लेते हैं आलेख ये है ऐसे,
ये समीकरण फर्स्ट का आलेख है। समीकरण फर्स्ट बोले तो मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो ये हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और मान लेते हैं कोई दूसरे समीकरण का जो आलेख है इस प्रकार से है, ठीक है। ये किसी भी ये इस प्रकार का है। तो ये जो समीकरण बना आपका, ये आपका है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो आलेख है ये वाला, मतलब ये रेखा समीकरण फर्स्ट का आलेख है, रेखा खींचा गया ये, और ये सेकंड का है, और दोनों इस दूसरे को इस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। मान लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक x, y है, ठीक है, या कोई भी बिंदु है, ठीक है, तो x, y है। तो अगर दो रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं तो उसका केवल एक ही हल होगा। मतलब अगर किसी समीकरण युग्म समीकरण निकाय में a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तो उन समीकरणों के आलेख जो होंगे केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी समीकरण निकाय का द्वितीय हल है तो उसके आलेख प्रच्छेदी होते हैं, केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद कर सकते हैं। बात क्लियर? और ऐसे निकाय को हम संगत निकाय भी कहते हैं। इन्हें संगत निकाय कहते हैं, क्योंकि संगत निकाय के बारे में फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि अगर किसी समीकरण निकाय का कोई हल है, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, तो वो समीकरण निकाय क्या कहलाता है? संगत निकाय, ठीक है। तो अब बात आपकी क्लियर हो गई, एक बार और देख लीजिए फिर अगले स्टेप पे आते हैं। मतलब अगर किसी समीकरण निकाय में a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अब इस पर जब हम प्रश्न कराएंगे आपको तो और क्लियर हो जाएगा। तो उस समीकरण युग्म का केवल एक ही हल होगा। मतलब कोई समीकरण युग्म दिया है और उसमें a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय का केवल एक ही हल हो सकता है, एक से अधिक हल नहीं हो सकते हैं। अर्थात अब आपको बताया गया कि अगर कोई समीकरण निकाय ऐसा है जिसका केवल एक ही हल है तो उसे हम अद्वितीय हल बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इनके आलेख प्रच्छेदी होते हैं, मतलब इनके आलेख केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे, और इन्हें हम संगत निकाय भी कहते हैं। तो बात ये हो गई। दूसरी कंडीशन में आ जाइए बेटा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में तो मैंने आपको बताया था तीन ही कंडीशन इस टॉपिक पर प्रकार आधारित हो सकते हैं। एक टॉपिक ऐसा हो सकता है, एक के बारे में देखा, फर्स्ट नंबर में ये हो सकता है बेटा, या तो पहले में a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो इसकी बात हो गई। दूसरा कंडीशन हो सकता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, मतलब c1 अपान c2 के मान बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब a1 अपान a2, अब सेकंड नंबर में और थर्ड कंडीशन में ये हो सकता है कि तीनों बराबर हो जाएं, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ऐसा भी हो सकता है। तो हम दूसरे पर विचार करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में देखिए, अब यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, मतलब a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर है और c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के बराबर ना हो तो उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, एक भी हल नहीं होगा। तो उस समीकरण युग्म
का कोई भी हल नहीं होगा, नहीं होता है लिख लो चाहे होगा, ठीक है। मतलब उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब इनके आलेख की बात करें बेटा, बात ये समझ में आ गई होगी कि यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है। मतलब एक भी हल आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर दो समीकरण दिए गए हैं उनके कोई भी हल नहीं है, तो उन दोनों समीकरणों के रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रच्छेद नहीं करेंगे, मतलब किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, मतलब ठीक है, इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, मतलब काटते नहीं है। तो इनके आलेख पर अगर विचार किया जाए तो ये आलेख, ये मान लेते हैं आपका हो गया वाई अक्ष बेटा ऐसे, और ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ठीक। चलो ये होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हुआ एक्स डैश, ये हुआ वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु है ही है। तो इनके आलेख एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे को कभी प्रच्छेदित नहीं करेंगे, इस प्रकार का आलेख होगा, समांतर होंगे। ये इस प्रकार के आलेख मिलेंगे। मतलब ये आपका हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मतलब समीकरण फर्स्ट का आलेख है, पहले समीकरण का आलेख है। और ये सेकंड हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर सेकंड का आलेख हो गया। मतलब ऐसे समीकरण युग्म के आलेख जो होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं। कब? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर हो, c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इनके या ऐसे समीकरण लिख दो, ऐसे समीकरण युग्म के आलेख परस्पर समांतर होते हैं। मतलब इनके जो आलेख होंगे समांतर होंगे। अगर मान लेते तो कोई समीकरण युग्म ऐसा दिया है जिनका कोई भी हल नहीं है, तो उस समीकरण युग्म के आलेख क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। और आप ये भी जानते हैं अगर इनका संगत और असंगत पर चर्चा किया जाए तो इन्हें हम असंगत निकाय कहते हैं, क्योंकि जिन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होता है उसे असंगत निकाय कहते हैं। ठीक है, इन्हें असंगत निकाय कहते हैं, असंगत निकाय कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई आपकी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ठीक, कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। उनके आलेख पर चर्चा की जाए तो उनके आलेख एक दूसरे के समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। और उनके निकाय संगत असंगत पर चर्चा करें तो उसका जो निकाय, वो समीकरण युग्म जो होगा वो असंगत निकाय होगा, क्योंकि आप जानते हैं जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है उसे हम असंगत निकाय कहते हैं।
और इनके आलेख एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं, मतलब ये अप्रतिच्छेदी होते हैं। पैरेलल वालों को हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। ठीक, तो अब तीसरे कंडीशन में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, तीसरा क्या है, अगर तीनों बराबर हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो उस समीकरण निकाय क्या होगा, कितने हल होंगे ये देखना है। तो पहले देखिए बेटा, थर्ड वाले कंडीशन में यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों अनुपात बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हैं, तो उस समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, एक नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट हल होते हैं, मतलब बहुत सारे हल होंगे, इतने हल होंगे कि उसका पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल भी कह सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट हल होते हैं। ठीक है, अब इनके आलेख पर अगर चर्चा करें तो ये ध्यान रखिएगा बेटा कि यदि किसी समीकरण युग्म में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब दोनों समीकरणों के x का गुणांक, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात बराबर है, तो उस समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनंत हल होंगे। ठीक है, अब आलेख अगर देखा जाए तो इनके आलेख, मतलब आपको ये पहले से पता है कि जिस समीकरण निकाय के आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसके एक हल होंगे, अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो उसके दो हल होंगे। लेकिन कोई समीकरण निकाय, कोई रेखा, दो सरल रेखाएं ये निश्चित हैं, या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या तो अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। दो पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वो अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब तो इसके अनेक हल हैं, तो ये अनंत बिंदु पर अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका मतलब ये प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ऐसे समीकरण निकाय युग्म के आलेख जो होते हैं वो एक दूसरे के संपाती होते हैं, मतलब पहली रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी होती है। ठीक है, ऐसे समीकरण युग्म के आलेख ऐसे समीकरण युग्म के आलेख संपाती बेटा होते हैं, लिखा हुआ है। ठीक, संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती की बात समझ लो, जैसे ये एक रेखा ये है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक, मतलब संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मतलब वो एक अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद, प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक, ये हुआ बेटा एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ एक्स डैश,
ये हुआ y डैश, ये आपका मूल बिंदु इंटरसेक्ट है तो मूल बिंदु कहलाता है। तो मान लेते हैं एक रेखा आपकी ये है, ये रेखा जो आपकी हुई ये आपका हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो संपाती है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, और ये दूसरी रेखा हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब इनके आलेख संपाती होते हैं। संपाती का मतलब आप समझिए कि अगर दोनों रेखाएं एक ही हैं, एक ही के ऊपर पहली रेखा, उसी के ऊपर दूसरी रेखा, या ऐसी रेखाएं एक पर ही होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं। अब हम संगत और असंगत की बात करते हैं। तो इस समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। तो आपको पता है कि अगर किसी समीकरण युग्म का कम से कम एक हल है, एक हल हो, दो हल हो, तीन हल हो, चार हल हो, पांच हल हो, इससे नहीं मतलब अगर कोई हल है तो वो क्या होगा संगत निकाय होता है। तो इसके अनेक हल हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? संगत निकाय। ये इन्हें असंगत निकाय, ऐसे निकाय, ऐसे युग्म संगत निकाय होते हैं। इन्हें संगत निकाय कहते हैं। तो ये बात इतनी आज आपको इसमें देखना है आलेखीय विधि द्वारा हल में, ठीक है। अब आलेखीय विधि द्वारा हल कैसे करते हैं तो देखिए, हम कुछ उदाहरण लेके आपको बता भी देते हैं, ठीक है, कि कैसे काम कौन सा होगा, ठीक है, क्या कंडीशन है, कौन सा संगत होगा, कौन सा संगत होगा, कौशी के कितने हल होंगे, एक हल होंगे, दो हल होंगे। तो कुछ उदाहरण द्वारा भी समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो, इसके लिए हम दो समीकरण युग्म लेते हैं। एक समीकरण युग्म मेरे पास है x माइनस 2y बराबर 0। देखो, फर्स्ट समीकरण युग्म है x माइनस 2y बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है और इसका एक साथ में है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। 3x माइनस 4y प्लस 20 बराबर 0, ये समीकरण नंबर सेकंड है। 3x प्लस 4y माइनस 20 बेटा ये। अब यहाँ देखो, इसमें आपको a1x प्लस a1 b1 c1 का मान निकालना है। तो पहले हम आपको a1 b1 a2 b2 निकालना बताते हैं। जैसे समीकरण मेरे पास आपका है बेटा 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें x का गुणांक, x से पहले जो लिखी हुई संख्या होगी वो a1 होगा। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 से अगर तुलना के बराबर 0 से तुलना किया जाए तो x के प्लेस पर x लिखा और a1 के प्लेस पर क्या लिखा है 3। ऐसे b1 के स्थान पर क्या लिखा है 2, c1 के स्थान पर क्या लिखा है 4। मतलब यहाँ a1 बराबर 3 होगा, b1 बराबर 2 होगा, c1 बराबर 4 होगा। और अभी इस चीज को हम समझा रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए आप। जैसे समीकरण मान लेते हैं 4x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 लिखा है। तो x का गुणांक जो होगा a1 होगा, y का गुणांक जो होगा वो b1 होगा, और जो ये अचर पद लिखा वो c1 होगा। तो a1 बराबर x से पहले लिखी हुई संख्या 4, b1 बराबर y से पहले लिखी हुई संख्या 3 है, लेकिन माइनस लगा है तो -3 हो जाएगा, और c1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ऐसे मान लेते हैं दूसरा समीकरण इसका है x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ a1 बराबर 1, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं लिखा हुआ है, x का मतलब 1x होता है, 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ x से पहले 1 लिखा हुआ है।
b1 बराबर क्या होगा बेटा, y के पहले क्या लिखा, y का गुणांक क्या है 2, c1 बराबर आपका क्या है 9 नहीं, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है, -9 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे इस समीकरण युग में देखो a1 बराबर पहले समीकरण में देखना है, तो पहले समीकरण में x से पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, b1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, y का गुणांक 2 नहीं है, -2 है, -2, और c1 बराबर आपका हो जाएगा इस समीकरण पर पहले और विचार को, x -3 2y, और इसमें अचर पद नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम +0 बराबर 0 लिख सकते हैं। ये अचर पद यहाँ जहाँ नहीं है वहाँ 0 हो जाएगा, तो ये c1 बराबर 0 हो गया। और a2 बराबर दूसरे समीकरण में देखना है अब आपको, तो सेकंड समीकरण में a2 बराबर देख रहे हैं कितना a लिखा है, x का गुणांक 3, b2 बराबर कितना दिया है 4, और c2 बराबर कितना दिया है -20। बात समझ में आ गई होगी, यदि नहीं समझ में आता है तो बताइएगा जैसा होगा, ठीक है। और वीडियो क्लास को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अब आप यहाँ देखो a1/a2 निकालो, a1/a2, और फिर a1/a2 का मान, तो a1 का मान कितना है 1, और a2 का मान कितना है 3, a1/a2 का मान आ गया 3, फिर कामा लगा दो b1/b2 का मान निकालो, तो b1 का मान -2 है, और b2 का मान देखो कितना है 4, तो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो b1/b2 का मान मिला आपको -1/2। अब a1/a2 और b1/b2 के मान को देखो क्या दोनों बराबर हैं, तो हम देखते हैं कि a1/a2 का मान 1/3 है और b1/b2 का मान -1/2 है, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो c1/c2 का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए इस समीकरण निकाय का केवल एक ही हल होगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि ऐसे समीकरण युग्म जिनमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उस समीकरण निकाय का केवल एक ही हल होगा। तो जो समीकरण ये फर्स्ट और सेकंड दिए हैं केवल एक ही हल है, हल करके देख सकते हो। इनके आलेख खींचोगे तो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगे। तो इसलिए समीकरण या दिए गए समीकरण युग्म के केवल एक ही हल हैं या होंगे, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। सेकंड समीकरण युग्म मेरे पास दिया हुआ है 2x + 3y - 9, 2x + 3y - 9 = 0, और इसका संगत समीकरण है 6x + 4x + 6y, 4x + 6y - 18 = 0। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अब देखो a1 निकालोगे तो फिर देखो a1 मतलब समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 2, b1 मतलब समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक 3, फिर c1 देखो समीकरण फर्स्ट का अचर पद -9, a2 देखिए तो समीकरण सेकंड में आ जाइए, x का गुणांक कितना है 4, b2 देखो तो b2 समीकरण सेकंड में y का गुणांक 6, और c2 समीकरण सेकंड का अचर पद -18। अब आप a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालो, तो a1/a2 देखते हैं तो a1 का मान कितना है, देखो a1 का मान 2 अपान a2, तो a2 का मान कितना दिया है 4, कैंसिल हो रहा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 मिलेगा। फिर आप b1/b2 निकाल लो, तो b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6, देखो b2 का मान 6 है, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये बचा 1/2
मतलब A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का भी 1/2, तो अब आपको C1/C2 का मान निकालना ही होगा। ठीक, उसको भी निकालेंगे तो तथा C1/C2 देखते हैं तो C1 का -9 और C2 का मान -18। C1 बराबर देखो -9 है बेटा, C2 बराबर -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ भी आपको 1/2 मिला। अब तीनों के मान देखो, A1/A2 इज इक्वल टू 1/2 है, B1/B2 इज इक्वल टू 1/2 है, C1/C2 इज इक्वल टू C1/C2 भी 1/2 है। मतलब यहाँ तीनों अनुपात बराबर हैं। तो जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो अभी आपको मैंने बताया था, तो उस समीकरण के कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चूंकि यहाँ लिखोगे ऐसे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसलिए दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप, मतलब अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों के मान बराबर हैं, तो समीकरण के कितने हल होते हैं? सभी अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इनके आलेख खींचोगे एक दूसरे को तो संपाती ही मिलेंगे। तो थर्ड कंडीशन पर भी बात कर लिया जाए, तीसरी स्थिति लेकर। ठीक, तीसरा समीकरण है x प्लस 2y -4 बराबर 0 फर्स्ट समीकरण है। और सेकंड है बेटा आपका 2x प्लस 4y -12 बराबर 0। 2x प्लस 4y -12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर आपका सेकंड है। अब A1 निकालो तो देखो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाता है, 1 होता है। B1 बराबर समीकरण सेकंड में y का गुणांक देखो, y से पहले क्या लिखा 2, C1 अचर पद होता है समीकरण फर्स्ट का, -4 लिखा है, 4 फिर माइनस लगा तो इसलिए -4। ऐसे A2 बराबर 2, B2 बराबर 4, C2 बराबर -12। यहाँ भी आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के मान निकालने होंगे। तो देखो A1/A2 जब निकालते हैं तो A1/A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, सरल नहीं हो रहा है तो रहेगा ही। B1/B2 अगर निकाला जाए तो B1 का मान 2/B2 चाहिए, B2 का मान 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। A1/A2 बराबर है B1/B2, तो हमें C1/C2 देखना पड़ेगा, C1/C2 का मान निकालना होगा। तो C1/C2 जब निकालते हैं तो C1 का मान देखो -4 है और C2 का मान -12 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 एकम 4, 4 × 12, मतलब ये मिला आपको 1/3। मतलब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब देखिए, अभी आपको बताया गया कि यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर हो और C1/C2 के बराबर नहीं हो,
तो उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, अर्थात असंगत होता है। अर्थात इन रेखाएं, इनकी जो आलेख होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसलिए इस समीन समीकरण निकाय का, इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, मतलब इनके कोई हल नहीं हो सकते हैं। अगर इनके आलेख खींचें तो एक दूसरे के समांतर हों। तो आज के क्लास में इतनी ही टॉपिक पे पढ़ाई करनी थी। अब आपको कल के क्लास में इस पे और प्रश्न कराए जाएंगे, और कैसे आलेखीय विधि, अगर किसी समीकरण का कोई हल है तो उनका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज़ें आप लोग देखेंगे। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, शुरू से अंत देखें, अंत तक देखें, साथ में नोट्स भी बनाएं। आपके सारी बातें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि समझ में आएगा। मैथ बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोग करते क्या हैं, एक दिन देखते हैं, एक दिन नहीं देखते हैं। पहला वीडियो नहीं देखा, दूसरा देखना शुरू कर दिए, सीरियल से देखे। इसलिए मैं सीरियल से ही पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि कुछ छोड़ दूँ फिर पढ़ा दूँ, फिर छोड़ के फिर पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको रेगुलर सीरियल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्रमबद्ध से। तो जब आप क्रमबद्ध से पढ़ाई करोगे तो आपकी बात सारी समझ में आएगी। यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक, तो कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।